सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? तो आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर। आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा होगा। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कूलॉम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फंडामेंटल लॉ है। कूलॉम्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, जैसे आपने पढ़ा है ना पिछले क्लासेस में कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलर नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये सबसे पहले डिटरमाइन जिसने किया था वो कूलॉम थे, है ना। तो कूलॉम ने उसी के ऊपर एक लॉ दिया है, जिस लॉ से हम ये पता करेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, और उस फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर भी काफ़ी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लें। हेडिंग में क्या लिखेंगे? कूलॉम्स लॉ। तो भाई दो चार्जेस के बीच में, सपोज आपके पास दो चार्जेस है, कोई से भी दो चार्जेस, जस्ट लाइक Q1 और Q2, ये दो मेरे पास चार्जेस हैं कहीं पर भी। अभी हम स्केलर फॉर्मेट देखते हैं इसका कि स्केलर में इसको कैसे लिखा गया। ये दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस एक दूसरे से सपोज हमने r डिस्टेंस पर प्लेस कर दी है। तो कूलॉम्स ने क्या कहा कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और वो फोर्स रिपल्सन का भी मेरे पास हो सकता है। तो उसने कैलकुलेट किया कि ये जो लगने वाला फोर्स है भाई साहब, वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा, इनके बीच में फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात उसने ये कैलकुलेट करी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के साथ, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और उसका स्क्वायर, ठीक। ये कहा इसने। फिर इन दोनों को मिलाकर इसने कहा कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों पर डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के ऊपर। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट यूज किया गया। उस कांस्टेंट का नाम हम यहां पर रखेंगे K। क्या रखेंगे बेटा? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। चूंकि फोर्स है, यूनिट होगा न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस है उनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स है वो इतना होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है बेटा? ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। भाई चार्ज जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। और ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। जो उनके बीच की डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पे इनवर्सली है ना, डिस्टेंस बिटवीन दैम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर चार्जेस दूर जाएंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो वीक होता जाएगा, और जो पास आएंगे तो उनके बीच में ये फोर्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट का जिक्र हुआ है, की। किसका जिक्र हुआ बेटा? के का। के क्या है? के की एक्चुअल में वैल्यू है 1/4πε0। एक कांस्टेंट हमने पुट किया है। ये जो फोर्स है बेटा, ये मीडियम पर डिपेंड करता है ना। दो चार्जेस के बीच में अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना किया जाए, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया जाए और सिर्फ मीडियम बदल दिया जाए, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद हो, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें भी एक कांस्टेंट यूज किया गया है, G, कैपिटल G, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर मीडियम बदलने पर फोर्स चेंज नहीं होता। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो एक टर्म यहाँ पर है मीडियम की, जिसको हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोला गया परमिटिविटी। क्या बोला गया बेटा? इसको बोला गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम रखा गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
कोई फ्री स्पेस में अगर चार्ज रहेंगे तो उनके बीच जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू भी अगर ये आप देखेंगे तो 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 11 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11 के बराबर होती है। माइनस 12 के बराबर होती है। यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट देखो, यहां से देखो, अगर ये डालते तो आप के की यूनिट जो होती कैसे निकालते? फोर्स न्यूटन, नीचे जाएगा, इधर चार्ज का यूनिट कूलॉम, कूलॉम कूलॉम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी आप ऐसा समझिए एक मीडियम का फैक्टर है। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू भी हम समटाइम मैनी टाइम यूज करेंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9। के की वैल्यू कितनी है? के है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और हम उससे क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर के का यूनिट देखने जाएंगे तो इधर देखो, यहाँ पे इसका यूनिट न्यूटन, इसको इधर भेजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इधर कूलॉम और कूलॉम स्क्वायर, जस्ट इसका अपोजिट। तो मेरे पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में, वो मुझे पता चल गया उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा, ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा। फिर ये फोर्स मैंने कहाँ लिखा है बेटा? ये अगर आप एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं तो आप इस फोर्स को एयर में लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? एयर में। जस्ट लाइक कि अगर किसी मीडियम में, फॉर एनी मीडियम, अगर तुम किसी मीडियम में इस फोर्स को लिखना चाहते हैं तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी रखना पड़ेगी। यानी कि जो फोर्स है कूलॉम फोर्स, ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पर सेम एज इट इज के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन। जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया है। एक नई टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। नई टर्म नहीं है एक्चुअली में, परमिटिविटी यहाँ पर एयर की रखी हुई है, यहाँ पर परमिटिविटी किसी मीडियम की रखना है। पर किसी मीडियम की परमिटिविटी, यानी कि दुनिया में तो बहुत सारे मीडियम है, हम सबकी परमिटिविटी पता नहीं करते, सबकी परमिटिविटी हम नहीं लिखते, इसलिए हमने एक टर्म डिफाइन करी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या डिफाइन करी बच्चे? रिलेटिव परमिटिविटी, जो हमें ये बताती है कि अगर आपको किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को उस एयर की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का रेशियो है, रिलेटिव टर्म है। जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि किसी का रिलेटिव, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको जो एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है ना, इसको एप्सिलॉन आर को, इसको समटाइम हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे चल के आप सीखेंगे इसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को कहा जाता है। सोचो अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, कितना है बेटा? 2, यानी कि उसकी परमिटिविटी एयर से डबल है। किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो उसकी परमिटिविटी एयर से 3 टाइम है। किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो उसकी परमिटिविटी एयर से कितनी है? 4 टाइम है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या हुआ है कि जब इस फोर्स को कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि सबसे मैक्सिमम फोर्स एयर में लगता है। दो चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब मीडियम एयर हो, यानी कि एयर की परमिटिविटी सबसे कम है। एयर की परमिटिविटी सबसे कम है, इसलिए एयर में फोर्स सबसे ज्यादा है। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पहले इस फोर्स के बारे में कुछ बातें लिख लें। हमने कहा प्रोडक्टिव प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर होना चाहिए, के को कांस्टेंट रखा, और ये हमारे पास कूलॉम लॉ है। और भी चर्चा करेंगे। अभी देखो क्या मैंने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी टर्म कैसे बताएंगे भाई। रिलेटिव परमिटिविटी टर्म आपको बताना है तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको एप्सिलॉन आर कहते हैं, और वहां से आप निकालेंगे मीडियम के परमिटिविटी अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या नाम दिया और हमने?
और इसको कहा जाता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भी इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कहा। फिर हम ये कह रहे हैं कि जब दो चार्जेस हैं, सपोज दो चार्जेस वही आपके Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर बच्चा? r दूरी पर। और यहाँ पर मीडियम है एयर। कौन सा मीडियम है? एयर। इनके बीच में फोर्स लगा कि Q1 Q2 अपॉन में r², इसको ऐसा लिख लो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो एयर में है, फोर्स इन एयर। फिर हमने क्या किया कि सेम अरेंजमेंट रखा, सेम अरेंजमेंट, यानी कि हमने चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, बस मीडियम कोई सा बदल दिया। मान लो कोई सा भी मीडियम ले, एनी अदर मीडियम, जस्ट लाइक वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, माइका ले लिया, जो भी किसी दूसरे मीडियम में, वहां पर फोर्स लिखा 1 अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी लिखना है, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। दिस इज द फोर्स ऑन मीडियम, फोर्स ऑन मीडियम। ये मीडियम में मेरे पास फोर्स आया है, इधर हटा दे, ये मेरे पास मीडियम में फोर्स आया है। ठीक, अगर आपके पास मीडियम में फोर्स आया है तो एक काम करिए, इन दोनों को डिवाइड करिए, फोर्स इन एयर अपॉन में फोर्स इन मीडियम। इस पूरी टर्म को और इस पूरी टर्म को आपस में डिवाइड करिए। क्या होने वाला है? इस पूरी टर्म को डिवाइड करिए, अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, Q1 Q2 मर जाएगा, अपॉन में r² से r² मेरे पास मर जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई और एप्सिलॉन मर जाएगा। मेरे पास बचा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बचा 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ध्यान दे तो फोर्स इन मीडियम मेरे पास आया, फोर्स इन एयर अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इन एयर डिवाइडेड फोर्स इन मीडियम। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो किसी मीडियम में फोर्स है वो फोर्स एयर से कम है, और कितने टाइम कम है? जितना उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, जितना उस मीडियम की क्या है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी है, उतने टाइम फोर्स कम है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स कब लगेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स तब लगेगा जब रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू की कम से कम हो। तो सबसे कम परमिटिविटी वाला मीडियम अगर दुनिया में कोई है तो वो है एयर। एयर की परमिटिविटी सबसे कम है, लोवेस्ट। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब वो एयर या वैक्यूम में हो तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग सकता है। हाँ, मैंने क्या कंडीशन कांस्टेंट रखी? देखो, मैंने चार्जेस को चेंज नहीं किया, मैंने उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं करी। डिस्टेंस चेंज ना हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो जो फोर्स है वो एयर में मैक्सिमम होगा जबकि किसी मीडियम में कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा इसमें और जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी इंडिविजुअल चार्ज के लिए, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है, उसने कोई किसी के ऊपर फोर्स लगाया, फिर आपके पास दूसरा चार्ज आया, उसने भी कहीं फोर्स लगाया, आप किसी पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं। उस पॉइंट पर फोर्स Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा। Q1 की वजह से यहां पर जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, Q2 की वजह से यहां पर जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इंडिविजुअली फोर्स डिपेंड नहीं करता, पर नेट फोर्स डिपेंड करता है। किसी पॉइंट पर नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। नेट फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। किसी एक चार्ज की वजह से कहीं पर फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। सिंगल चार्ज की वजह से कहीं फोर्स है तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा था कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ में क्या क्या बातें आपको पता चली, रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ा नोट कर लें, कैसा लिखते हैं।
आपको कहीं फोर्स वगैरह दिया जाए तो आप क्या करें, भाई किसी मीडियम में अगर मुझे फोर्स चाहिए तो एयर में फोर्स अगर दे दिया तो एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और मुझे पता है कि फोर्स एयर से कम आएगा, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी वाली टर्म कहाँ लिखना है बेटा, नीचे। कहाँ लिखना है, नीचे। देखो ऐसे देखो कि सपोज इसके ऊपर एक सवाल बनाएं, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दूं कि सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में वही कुछ दूरी r है और इनके बीच में अभी मान लेते हैं कि फोर्स जो है बेटा, वो फोर्स इनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है ना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में बोलो, अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस इनकी पोलैरिटी कैसे होगी, अपोजिट। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ये काम किया कि पहले यहाँ पर एयर थी, अब उस एयर को हटा के मैंने यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी 2 वाला कोई मीडियम डाल दिया, ऐसा मीडियम फील कर दिया जिसके रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, यानी कि एयर की परमिटिविटी से डबल 2 है। तो बताओ न्यू फोर्स क्या होगा, तो न्यू फोर्स ऑन दैट मीडियम क्या होने वाला है, न्यू फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन एयर अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी। सो द फोर्स बिफोर या फोर्स इन एयर इज 10 न्यूटन अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम 2, फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन मीडियम। जरा ध्यान से देखो, फोर्स आधा हो गया क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी डबल है, रिलेटिव परमिटिविटी डबल है तो फोर्स आधा हो गया। अब उस फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल्स हैं जरा उसे भी देखें, तो ऐसे सवाल आप बना पाएंगे। क्या क्या वेरिएबल है, अब पूरा फॉर्मूला हम लिखते हैं कूलॉम्स का। देखो जरा भाई, आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पेन लेकर बैठें और उसे नोट करते चलें। मे भी आपको चीज़ें अभी याद रहे पर बाद में मिस ना हो, वंस आपको कॉपी और पेन से लिखते चलना चाहिए। लिखना एक अच्छी आदत है और अच्छे बच्चों में ये होना चाहिए। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, फॉर्मूला। तो इसने कहा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर न्यूटन। दिस इज द फोर्स, किसी भी जगह पर किसी भी मीडियम में है ना, ये किसी भी मीडियम में है, मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी पता होना चाहिए। इसमें जरा ध्यान से देखेंगे तो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब Q1 Q2 चेंज हुआ तो फोर्स चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान से देखें, ये फोर्स डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर है। और तीसरी चीज जरा ध्यान से देखें, ये फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी के इनवर्स में भी है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल ऐसे पूछा गया कि सपोज दो चार्जेस हैं और उनके मैग्नीट्यूड डबल कर दिए जाएं। मैं एक एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनाता हूं। देखो, मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए, सपोज एक ऐसा आपको एग्जांपल के तौर पे Q and Q, two charges and the distance between the charges is R and force is F। सपोज ये एयर में रखे हैं, कहाँ रखे बच्चे, एयर में, इनके बीच में अभी फोर्स FA लग रहा है। नाउ मैंने क्या किया कि मैंने बाद में ये कहा कि मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डबल कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड डबल मतलब अगर Q है तो अब 2Q, जैसे पहले 5 कूलॉम है तो 10 कूलॉम, 10 कूलॉम होगा तो 20 कूलॉम, और इनकी डिस्टेंस सेम रहने दी। यानी कि अब मेरे पास दो नए चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स बताना है ओल्ड वाले फोर्स के टर्म्स में कि नया फोर्स कितना होगा। तो नया फोर्स कितना होगा जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर FA था तो यहाँ पर FA किसके बराबर रहा होगा बेटा, FA क्या लिखा होगा आपने, KQ² अपॉन में R, यही रहा होगा, KQ² अपॉन में R²। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर K 2Q और 2Q, आई थिंक 4Q² अपॉन में R²। ये न्यू फोर्स है, न्यू लिख देते हैं इसको। इसमें अगर मैं 4 को कॉमन कर दूं, कॉमन क्या करना है, ये इधर आपको दिखाई देगा KQ² R²। ये किसके बराबर है बेटा, F के बराबर। यानी कि यहाँ पर जो न्यू फोर्स है वो 4 टाइम्स ऑफ F है, यानी कि एयर से 4 गुना ज़्यादा।
एयर से 4 गुना ज़्यादा। क्यों सर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी एयर ही था, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड। अभी चार्जेस स्ट्रांग हो गए ना, चार्जेस जितने स्ट्रांग होंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो आपने चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स। अगर पहले 10 था तो अब 40, पहले अगर 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा, 40 न्यूटन हो गया होगा। ये सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, चार्जेस के ऊपर। एक फोर्स को डबल कर, एक का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, 2 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं, 1 को डबल कर दिया तो क्या होगा। तो सीधा आपको याद रखना है प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। हाँ, दूसरे पैरामीटर अभी चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, मैंने ए मीडियम को चेंज नहीं किया, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, मीडियम एंड डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या सवाल बनते हैं, इसमें सवाल ये बनते हैं कि सपोज टू डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, डिस्टेंस को डबल कर दिया है, डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया है, डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया है। भाई इनवर्स और स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर करना है आपको। जैसे वो बोले कि डिस्टेंस को डबल कर दिया, सपोज आर जो है वो डबल हो गई, आर डबल हो गई तो फोर्स कितना टाइम हो जाएगा बेटा, आर को 2r रख दीजिए। जब आर को हम 2r यहाँ पर प्लेस करेंगे, ट्वाइस ऑफ आर प्लेस करेंगे। चलो इसको प्रॉपर कर देते हैं, प्रॉपर करते हैं। थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठे, इसे हटा दूँ, आएगा ना, ठीक है। चलो खुद पूछना हो ना। सपोज कि वही बात फिर से मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक है Q, दूसरा भी है Q, दोनों की डिस्टेंस है R। मैंने क्या किया, यहां पर फोर्स पाया F, अभी भी यहां पर एयर है, बाद में भी एयर रहेगा, मीडियम चेंज नहीं करूंगा। मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, पर इन दोनों के बीच की दूरी को डबल कर दिया, यानी कि पहले R थी अब हो गई 2R। तो बताइए नया फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओल्ड फोर्स। काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पर कितना रहा होगा, कि क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चे कई बार चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। यहाँ पर इसने कहा कि क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर लगा लो फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर अपॉन में, देखो आर की जगह सिर्फ तुम्हें 2r करना है और इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर ही है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। नाउ फिर से देखें, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ ए के बराबर था। तो मेरा जो न्यू फोर्स है, जो मेरे पास नया फोर्स आया है, एफ न्यू फोर्स कितना आया, एफ एयर बाय 4 टाइम्स। ये लो 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स। जब सवाल करते जाएं, खुद सोचते भी जाएं, फोर्स कम क्यों हुआ, क्यों कम हुआ फोर्स, ये अरे डिस्टेंस बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, इनके बीच की दूरियां बढ़ गई तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो गया है ना। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं। तो आप वो ना समझे जो आप समझ रहे हैं, आप समझे फोर्स को, है ना। फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। और यहाँ पर एक और हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी वाला मामला। देखो जरा, रिलेटिव परमिटिविटी में क्या कहता है। रिलेटिव परमिटिविटी में किसी मीडियम के रिलेटिव, ऐसा मान लो कि अब यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है बच्चे, मीडियम। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करी, मीडियम चेंज नहीं किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज किया था। सवाल ऐसे भी हम करेंगे जिसमें मिक्स्ड होगा, डिस्टेंस भी बदल दी, मैग्नीट्यूड भी बदल दिया, मीडियम भी बदल दिया। आते हैं वैसे सवाल पर भी। पहले इसे देखो, ये वही सिंपल टाइप का सवाल है कि आपके पास वही 2 चार्जेस दे दिया जाए जिनके मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, बीच की दूरी है R, और ये रखे गए हैं एयर में। कहाँ रखे गए बेटा, एयर में। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स था FA एयर में, तो बाद में ये हमने किया कि इन दोनों चार्जेस को सेम दूरी पर रखा, Q दूरी R, बस मीडियम एयर की जगह हमने रख दिया वाटर या कोई ऐसा मीडियम ले लो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें पता हो। रिलेटिव परमिटिविटी दे दी उसने 2। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फोर्स लिखना पहले देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, कि यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स मीडियम में लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर।
इस पूरी टर्म को यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो फोर्स है मीडियम में वो एयर के एप्सिलन आर की वैल्यू कितनी दी है 2 F/2। फोर्स आधा हो गया, फोर्स आधा हो गया। क्यों आधा हो गया? क्योंकि परमिटिविटी डबल हो गई। डबल कैसे पता चलेगा सर आपको? डबल पता यहाँ पर दिया हुआ था कि रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिससे आप फोर्स को चेंज होते पाएंगे, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस एंड मीडियम। मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस एंड मीडियम। सम ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में दोनों को एक साथ चेंज कर देते हैं। देखो, नोट कर लिया? ओके, अब देखो सवाल आसान है अगर आप थोड़े ध्यान से समझेंगे तो। अब उसने कहा कि मैंने डिस्टेंस भी बदला, मीडियम भी बदला और चार्ज भी बदला, तीनों चीजें बदल दी। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आए जिस क्वेश्चन में कहता है कि चार्जेस Q और Q है, दूरी R है और मीडियम यहाँ पर एयर है, मीडियम यहाँ पर एयर है, इनके बीच में फोर्स F है। तो F किसके बराबर होगा? KQ²। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो आंसर काफ़ी ठीक तरीके से आपको दिखाई देगा। एप्सिलॉन R Q² अपॉन में R²। दिस इज द कूलॉम्स फोर्स। अब अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? भाई चार्जेस का मैग्नीट्यूड अब तक आपको पता ना होना कि कैसा है, आप बता थोड़ी पाएंगे। चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। क्या दोनों पॉजिटिव चार्जेस है? क्या दोनों नेगेटिव चार्जेस है? क्या दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है? तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैंने क्या कहा, उसने ऐसा कहा कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 गुना कर दिया, उनके बीच की दूरी 2 गुना 3 गुना ले लो, 3 गुना कर दी गई। दूरी कितनी कर दी गई? 3 गुना। और मीडियम जो था वो दूसरे मीडियम में रखा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 थी। सब कुछ चेंज कर दिया। तो बताओ न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड फोर्स क्या होगा? न्यू फोर्स क्या होगा? मैंने क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करे हैं? चार्ज चेंज कर दिया, इसको डबल कर दिया, दूसरे वाले को 4 टाइम्स कर दिया। मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दिया, पहले R थी 3R कर दिया। फिर मैंने मीडियम भी बदला कि ये यहाँ पर मीडियम की नहीं, इसके रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। तो हम कैसे करें? आप सिर्फ सिस्टमेटिकली इसको लिखते जाइए। आप लिखेंगे फोर्स इन मीडियम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चे? 4, क्योंकि इसके रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। यहां पर फिर क्या लिखेंगे बच्चे? 2Q इंटू 4Q अपॉन में R², मतलब डिस्टेंस 3R है उसका स्क्वायर, 3R टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस का मैंने स्क्वायर कर दिया। नाउ सॉल्व करें इसे। देखिए जरा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2/9, यहाँ से 9 निकाला मैंने, यहाँ से 2/9, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन में R²। ये पूरी टर्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म तो बिल्कुल इससे मैच हो रही है। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी एयर की कितनी है बच्चे? 1 है, तो ये तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 ही होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी। ए क्या? इट इज़ अ रेशियो ना, रेशियो ऑफ मीडियम अपॉन में रेशियो ऑफ एयर। अब ये भी अगर एयर होगा तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर इसमें एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सिमिलर। ये पूरी टर्म किसके बराबर है? F के। तो ये पूरी टर्म भी किसके बराबर होगी? F के। सो न्यू फोर्स या फोर्स इन मीडियम जिसे हमने कहा है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 2/9 ऑफ F, लाइक दैट। तो ये
2/9 टाइम्स होगा पुराने फोर्स का। मैं भी कुछ सवालों में पुराना फोर्स गिवन होता है कि पुराना फोर्स इतना है, बताओ नया फोर्स कितना होगा। तो भाई पुराना फोर्स अगर आपको पता है तो नया फोर्स आप बता पाएंगे। फिर कूलॉम्स लॉ के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कैसी है भाई साहब। प्रॉपर्टीज ये कहती है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओके, और ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों कहा गया कि सोचो अगर आपके पास चार्जेस बड़े बड़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल में आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल टाइप का फोर्स, सेंट्रल फोर्स है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल हलवे टाइप के सवाल होते हैं, इनको आसानी से बना सकते हैं आप लोग ना। हमने कहा कि इसके फोर्स के क्या क्या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि आप इस फोर्स के बारे में और क्या जानते हैं। तो सुनो भाई, हमने कहा कि पहली बात तो ये तो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को कहते हैं जो सेंटर से सेंटर लगेगा। मान लेते हैं कि आपके पास चार्जेस अगर बड़े हों, मैंने कहा कि Q1 Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट किसे कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, ये पहले तो इन दोनों को सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन खींचना पड़ेगी, जिसके बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग दिस सेंटर। ये उसके अलोंग लगते हैं, या भी ये अट्रैक्टिव नेचर के हो सकते हैं या फिर रिपल्सिव हो सकते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल करेंगे। तो सेंट्रल फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो सेंटर से सेंटर की तरफ लगते हैं। कोई आपसे पूछे कि अर्थ, पृथ्वी आपको खींच रही है, किधर खींच रही है, अपने तरफ। आप एग्जाम्पल क्या देंगे, अपने तरफ। पृथ्वी का अपना तरफ कौन है भाई, पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी वो आपको इधर खींचेगी, अगर आप इससे इधर की तरफ जाएंगे तब भी वो आपको इधर खींचेगी, अगर आप इधर कहीं जाएंगे तब भी वो आपको इधर खींचेगी। कहीं पर भी आप जाएंगे उसका खींचने का एक ही डायरेक्शन है, टुवर्ड्स द सेंटर। वो सेंटर की तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ। ऐसे फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे अर्थ मून को खींच रही, तो मून के कौन से हिस्से को खींच रही, मून के सेंटर को खींच रही है ना, मून के इसको खींच रही सेंटर को। तो जो फोर्सेस सेंटर से सेंटर की तरफ लगते हैं उनको सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। ठीक, और सुनो भाई, इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे ये, है ना, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फोर्स इधर लग गया, ये फोर्स इधर लग गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन दोनों को पहले तो हमें एक लाइन से मिलाना पड़ेगा, वो जिसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, उसके अलोंग लगते हैं, या तो टूवर्ड्स या फिर अवे। ठीक, सेंट्रल फोर्स है। दूसरा इसके बारे में एक और हमें पता है कि ये बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे, एक कंजर्वेटिव फील्ड है जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फील्ड उसे बोलते हैं जिसमें कोई बॉडी एक तरफ से दूसरी पोजीशन पर जाती है तो उसका वर्क डन निकालते हैं क्लोज पाथ में, तो जीरो आता है, यानी कि उस फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा। तो एक कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड ने बनाया है। और क्या खास बात है इसमें भाई, इसमें एक और बात सुनिए, एक बॉडी जितना दूसरे पर फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी उतना ही पहले पर भी फोर्स लगाती है। यानी कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। एक बॉडी दूसरे पर लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले पर लगाएगी। पहली बॉडी ने जितना फोर्स दूसरे पर लगाया, दूसरी बॉडी उतना ही फोर्स किस पर लगाएगी, पहले पर। एक्शन रिएक्शन पेयर है। और क्या खास बात है, और खास बात भाई आप लिखेंगे इसमें डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। पर मैंने कहा नेट फोर्स हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी सिंगल चार्ज की वजह से दूसरे फोर्स को कोई अफेक्ट नहीं होता। अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पर हैं तो सिंगल इंडिविजुअली फोर्सेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। पर जब नेट फोर्स की बात आती है तो नेट फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। नेट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ खास बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट्स अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, सिमिलर चार्जेस उनका ट्रैक करेंगे, और
डिसिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप का है, पहली बॉडी दूसरे पर लगाती है, दूसरी बॉडी पहले पर इतना फोर्स लगाती है। अब क्या है कि मान लेते हैं ये तो आपका जो लॉ है, ये लॉ कब काम करेगा भाई? काम हमेशा करेगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे तब क्या करोगे, है ना। कूलॉम्स लॉ सिखा दिया, पर कूलॉम्स लॉ तो सर दो चार्जेस के बीच में ही लग रहा है। अगर मोर देन टू चार्जेस कहीं पर आ गए तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस आ गए तो क्या करूँ सर मैं? भाई फोर्स के बारे में क्या जानता है? मान ले कि यहाँ कोई चार्ज है क्यू नॉट, इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है, ये सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये सिंपल है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि मुझे कहा कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। देखो ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी रिपेल करा देते हैं, ये इसको रिपेल करा रहा होगा, तो इसको कहा हमने ऐसे नाम दे दो 1 2, इसका नाम दे दो 3। हमें 3 पर फोर्स करना है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। भाई 3 पर कितने लोगों ने फोर्स लगाया? 2 लोगों ने। अब 2 लोग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी 2 डायरेक्शन में तो चलने से रही, या चार्ज 2 डायरेक्शन में तो चलने से रहा है। एक्चुअल में ये 2 फोर्सेस ऐड होंगे। क्या होंगे बेटा? ऐड। पर कैसे होंगे? वेक्टरली ऐड होंगे। वेक्टरली ऐड होंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद कोई एक नेट फोर्स आएगा, है ना। तो नेट फोर्स जो निकलेगा वो नेट फोर्स क्या होगा? वो नेट फोर्स बेटा F31 प्लस F32 का वेक्टर सम होगा। अगर और भी ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो एंड सो ऑन करते जाते हैं, यानी कि किसी एक पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो उस एक पर पहले तो सबकी वजह से फोर्स निकाल लो और उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, सबकी वजह से निकालो। अब एक और बात बताएं, F31 को जैसे इस Q1 ने इस Q3 के ऊपर फोर्स लगाया, फिर ये Q2 कहीं से आ गया। इस Q2 के यहां होने या ना होने से इन दोनों के बीच के फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चार्ज की प्रेजेंसी और अब्सेंस, 3 चार्जेस है ना, 1 2 और 3। मैंने Q1 की वजह से Q3 पर फोर्स निकाला, जो F31 आया, ये F31 फोर्स Q2 के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर इसके साथ भी है कि अगर Q1 और Q3 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसको Q2 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो Q2 से जो Q3 पर फोर्स लग रहा है उसको Q1 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, इंडिविजुअली ये फोर्स उतना ही है चाहे ये Q2 हो या ना हो। इंडिविजुअली ये फोर्स उतना ही है चाहे ये हमारे पास हो या ना हो। हाँ, पर इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो नेट फोर्स हमारे पास वेक्टर सम आएगा। तीसरे चार्ज की प्रेजेंसी और एब्सेंसी, ऐसे समझो कि कोई चार्ज है Q1, उसने किसी के ऊपर फोर्स लगाया और वो फोर्स लगा रहा था, जो भी फोर्स लग रहा था, व्हाटएवर F फोर्स लग रहा था, और फिर यहाँ पर एक दूसरा चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज कोई आ गया, ये दूसरा चार्ज आ गया। इस दूसरे चार्ज के यहाँ होने या ना होने से इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है वो तीसरे चार्ज के होने या ना होने से अफेक्ट नहीं होता। हाँ, अफेक्ट क्या होगा बेटा? नेट फोर्स अफेक्ट होगा। यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा इसकी वजह से भी कोई फोर्स बनेगा, वो इधर आएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इधर कहीं नेट फोर्स आएगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक सिंपली बात समझिए कि किसी जगह पर आपको फोर्स लिखना है, उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली फोर्स लिख दो और उन सबका वेक्टर सम कर दो। अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए आपको वेक्टर एडिशन आता है कि नहीं आता है। वेक्टर एडिशन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कर ज़रूर पाएंगे पर उतना इजी नहीं होगा। दैट इज़ बेटर कि पहले हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ गए हैं, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और अपन आगे ओके तो देखें कुछ और सवाल। हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना बेटा?
फोर्स। ठीक, मान ले तेरे पास नाउ क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पर Q1 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है Q2, सपोज ये है 2 माइक्रो कूलम, और मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है सपोज टू बी 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चा? 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा इन दोनों के बीच में फोर्स निकालिए, कितना लगेगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू, बोलो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू डालिए 1 माइक्रो, यानी कि 1 इंटू माइक्रो होता है बेटा 10 की पावर -6, 2 माइक्रो यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में R स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो फर्स्ट उसे आप मीटर में लिखें, तो 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की पावर -2 ये हो गया मीटर। फिर इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। 10 इंटू 10 की पावर -2 करके ख़त्म नहीं करना है, या फिर 100 इंटू 10 की पावर -2 करके ख़त्म नहीं करना है। पहले 10 सेंटीमीटर को लिख लें मीटर में और फिर उसका स्क्वायर करें। नाउ सॉल्व करें इसे, जो आंसर हमारा आएगा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया 9 2 ज़ा 18, और इधर 9 हो गया -6 -12 में से 9 गया तो -3 इंटू 10 की पावर -3। ओके, नीचे देखें क्या बचा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 10 की पावर, यानी कि ये हो गया 100, और इधर हो गया इंटू 10 की पावर -4, 2 को पावर में लिया, -4 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया बेटा -2, 2 0 कट जाएंगे ना, 1 2, तो यहाँ पे बचा -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 18 इंटू 10 की पावर -3 +2। आंसर आया 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर -1 शुड बी 1.8 न्यूटन का फोर्स होगा। 1.8 न्यूटन का इनके बीच में फोर्स होगा। कितनी दूरी पर रखे थे? 10 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमारे पास मोर देन 1 चार्जेस आ जाए, यानी कि सवाल कुछ ऐसा दे दिया जाए, सपोज कि आपको चार्जेस दे दिए जाए Q 3 चार्जेस, और ये तीनों चार्जेस किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रख दिए हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अभी के लिए मान लें मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम मैग्नीट्यूड। आपको कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टाइसेस पर रखे हुए किसी एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। फाइंड एफ ऑन एनी वन, किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालिए। तो जरा देखें, एक चार्ज पर फोर्स लेना है। सपोज इसकी दूरी हमने ले ली है, इसका साइड हमने लिया है a, इसकी साइड लेंथ कितनी है? a। जहाँ पर भी फोर्स निकालना है वहाँ पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स बन रहा है पहले वो निकाल लें। पहले कैलकुलेट कर लें कि बाकी जो मेरे पास चार्जेस हैं उनकी वजह से वहाँ पर कितना फोर्स आ रहा है, और फिर उसका वेक्टरली एडिशन कर दें। कैसे ऐड कर दें? वेक्टरली एडिशन कर दें। तो सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पर फोर्स निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लिखेंगे। पहले देखो पॉजिटिव, भाई आप अपने माइंड को सेट रखिए। पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, फोर्स इधर लगाएंगे, फोर्स लगा इधर F, और इस F की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? Q स्क्वायर अपॉन में साइड, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a स्क्वायर, है ना। दूसरा, ये फोर्स और इसके ऊपर लगेगा, वो इसकी वजह से लगेगा, क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये वही सब हमारे लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग लगेंगे ना बेटा, और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए रिपल करेंगे तो ये इसको इधर रिपल करेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप जब निकालेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन में a। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा? उन सबकी साइड सेम होती है ना। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 60 180। तो मेरे पास ये एंगल कितना हुआ? क्या ये भी 60? अरे क्योंकि ये 60, अब ये मत बोलना ये 60 क्यों है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या एंगल ही 60 डिग्री होता है एक।
तो आपके पास अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए फोर्स का, तो इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, यानी कि कुल मिला के प्रॉब्लम ऐसे चली गई कि आपके पास एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इसकी वैल्यू एफ है, इसकी वैल्यू एफ है, दोनों के बीच का एंगल 60 है। अब आपको इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर जानते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो बीचों बीच से जाएगा। कहाँ से जाएगा? बीचों बीच में से होकर जाएगा। और नहीं अगर आपको आ रहा है तो फिर सॉल्व करते रहना। यहाँ पर नेट फोर्स निकाला जाएगा, तो नेट फोर्स के लिए भी यूज फॉर्मूला क्या है वेक्टर्स का? पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 एफ और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे कॉस इंटू थीटा। थीटा उनके बीच का कितना है? 60 डिग्री। अगर आपको वेक्टर ऐड करते नहीं आ रहा है तो ये वेक्टर एडिशन आपको सीखना होगा, है ना। मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा? a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, ये है नेट फोर्स। यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60, तो मैंने लिखा है यहाँ पर cos 60। नाउ सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो ये f 2f² यानी कि अगर मैं कुल मिला के यहाँ से f² को कॉमन कर लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर बचा 2 × cos 60। cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2। इसने इसको मार दिया 1 2 3, आंसर आया f√3 या √3f। f की वैल्यू डाल दीजिए, f की वैल्यू है, f को पीछे लिख देते हैं, है ना, kq², f की वैल्यू kq²/a²। दिस इज द नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स किधर लगेगा? थोड़ा सा अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप हमेशा इसका डायरेक्शन निकाल पाएंगे। दो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रहा है तो रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? इधर ही आएगा। और जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ से आता है? बीच में से। मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? बीच में से। और अगर डायरेक्शन निकालनी तो डायरेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास? याद करो, tan इनवर्स वाला। अगर डायरेक्शन चाहिए तो ये तो क्या पता चला आपको? मैग्नीट्यूड पता चला। हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स आपको याद हो, tan α = b sin θ/में a + b cos θ। डायरेक्शन पता करने के लिए b sin θ यानी कि एक फोर्स ले लो, f ले लो, sin θ यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 ले लो, अपॉन में यहाँ पर कितना आया? f + f cos θ, cos sin 30 बोला ना, सॉरी sin तो उल्टा कर दिया कि हमने। हाँ, sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 30 क्यों? 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इसकी वैल्यू 1/2। अरे cos 60 ना, cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? √3। देखो f तो सब दूर है, f को हटा दो, f गया, कॉमन निकलेगा फिर चला जाएगा। 1 + ½ 3/2, ऊपर √3/2 और नीचे कौन आया बेटा? 3/2। 2 ने 2 को मार दिया और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? √3 × ये आएगा 1/√3। और tan α में आया, tan अल्फ़ा अगर आपके पास 1/√3 आया तो डेफिनेटली अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रही होगी? 30 डिग्री। ये अल्फ़ा क्या है बेटा? इसके साथ रिजल्टेंट का बनाया गया एंगल। तो ये एक लंबी प्रोसेस है और स्टैंडर्ड तो वही है जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने वे कैसे वैल्यू निकाली। मैंने यहाँ पर वेक्टर को ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर प्रैक्टिस से आएगा। हमारा टॉपिक है कि हम फोर्स कैसे निकाल रहे हैं। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यू हैव टू लर्न कि हाउ टू ऐड दी वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हुआ है। क्या हुआ है कि एक जगह पर अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल लो और फिर उस फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन आप भी बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो बहुत ही आसान है बेटा, ये लो, बहुत ही आसान, क्यू 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 और क्यू। मैंने आपको एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की साइड वही आपको ए ले लेना है और ए ले लेना है, और उसके यहाँ पर इसकी साइड ए ले लेना है, और इसके किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो। कम से कम कैलकुलेशन करना है आपको। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस, किसी एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ओके, देखो कोई सा भी एक उठाना है, सारे पॉजिटिव हैं, जब तक पोलैरिटी नहीं दी है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सुनिए, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, ये A, और यहाँ पर भी चार्ज Q। इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स जितना भी है वो सारे फोर्सेस आपको लिखना है Q चार्ज के ऊपर। ये Q और ये Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर फोर्स आया, लेट से वो फोर्स F है, उसकी वैल्यू है KQ² A²। ये Q और ये Q भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर एक फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू भी F है, उसको हमने लिखा KQ² A²। अब ये Q और ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर इनके बीच के डिस्टेंस याद रखना, इसके डायगोनल के बराबर है। वो फोर्स इधर की तरफ आएगा, वो फोर्स मेरे पास कितना आएगा उसको हम जरा कैलकुलेट करते हैं। F डैश लिखते हैं अभी के लिए। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आएगी बेटा KQ² में इनके बीच की दूरी कितनी है? सोचो ये A है तो ये भी कितना होगा बेटा? A है तो इनका ये वाला डायगोनल A√2, तो यहाँ पर A√2 और उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर, तो ये आया KQ² में √2 का स्क्वायर, यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2A², यानी कि ये आ गया। कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ F/2। F/2 क्यों लिखा है? KQ² में A किसके बराबर है? F के बराबर, तो मैंने लिख दिया इसको F/2 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 है। नाउ आपके पास सिचुएशन कैसी बन गई है कि आपके पास एक इधर फोर्स है बच्चा जो F लग रहा है, एक इधर फोर्स है बच्चा जो F लग रहा है, एक इधर फोर्स है बच्चा जो F/2 लग रहा है, और आपको इन सभी फोर्सेस को ऐड करना है, सभी फोर्सेस को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करो पहले, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट बीचों बीच में से जाएगा। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे तो मुझे 90 डिग्री किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, और कितना आएगा तो जरा देखें। एक और फोर्स यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी, कितनी होगी बेटा? सॉल्व करके देखें। F की वैल्यू दोनों के लिए √, वही F² प्लस F² प्लस 2F² कर दूं, यहाँ पर लिख दूंगा cos की वैल्यू। ये एंगल पूरा लेना है, पूरा कितना है? 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गई 0। ये मेरे पास आया √2F के बराबर, यानी कि इस डायरेक्शन में एक और फोर्स है, उसकी वैल्यू है जो इसके साथ ऐड होगा, वो है √2F। ध्यान से सुनिए क्या किया मैंने, पहले F और F को सॉल्व किया। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इनका इधर रिजल्टेंट कितना आया? √2F। ये √2F उधर ही लग रहा है जिधर कौन लग रहा है? F/2। F/2 किसने लगाया था? इस चार्ज ने। तो मेरे पास इस तरफ टोटल फोर्स कितना आया, यानी कि नेट फोर्स में जब निकालने जाऊंगा तो नेट फोर्स मेरे पास आया F/2 प्लस √2F। F को कर लेते हैं कॉमन, अंदर बचा 1/2 प्लस √2। चाहो तो F की वैल्यू डाल दो KQ² में A², 1/2 प्लस √2। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज। ये वो नेट फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लगेगा, ये वो नेट फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लगेगा। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब वो कुछ भी दे दे, कि मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू थी, लेट से यहाँ पर चार्ज की वैल्यू उसने कहा कि 1 माइक्रोकूलम है और साइड है 1 मीटर। वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर, है ना, इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। क्या डालें? इसको अंदर, है ना। तो नेट फोर्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। नेट फोर्स क्या आएगा? K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1 माइक्रो बोला है तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻6, तो -6² 10⁻⁻⁻
-12 अपॉन में उसने कहा है कि 1 मीटर है, तो उसके वैल्यू 1 डाल देते हैं। इधर आपके पास 1/2 प्लस √2, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, F इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9 इंटू 10 की पावर -3, -12 और 9 इंटू 10 की पावर -3, इधर 1/2 प्लस √2। भाई √2 की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं 1.414, √2 की वैल्यू डाले, न्यूटन कितना फोर्स लगेगा। तो भाई ये मेरे पास फोर्स इधर के डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स इधर के डायरेक्शन में आएगा। समटाइम क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इसका सेंटर पर फोर्स बताइए, सेंटर पर। इस सवाल को एक बार सेंटर के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं कि सेंटर पर फोर्स कैसा पता चलेगा। कि सपोज कोई चार्ज है जिसको आपने सेंटर पर रख दिया, जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी ट्राई कर सकते हैं ना, ट्रायंगल वाले में, कि सपोज कोई चार्ज है जो किसी के स्क्वायर के सेंटर पर रखा हुआ है और उसके कॉर्नर पर एक जैसे चार्ज रखे हैं, प्लस प्लस प्लस, तो इसके सेंटर पर फोर्स कितना लगेगा। आप देखें सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, पहले आपको निकालने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। ये नोट कर लिया, अरे हाँ कि ना, चलो देखो फिर इसके सेंटर पर अगर कोई चार्ज प्लेस कर दिया जाए, तो सेंटर पर अगर चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, आओ जरा देखते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कि आपको इस बार फोर्स निकालना है इस चार्ज Q0 पर जो सेंटर पर रखा है। करना ही नहीं है सॉल्व, बिना सॉल्व करे ही ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो बिना सॉल्व करे ही आप इसका आंसर बता पाएंगे। बोलो क्या आंसर है, क्या आंसर है, 0। नेट फोर्स क्या है, 0। अरे हाँ 0। एक की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, चार्जेस भी बराबर है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से जितना फोर्स इधर है दूसरे की वजह से उतना फोर्स उधर होगा। सोचना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव उधर रिपल करेगा, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है और दोनों के डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स कितना आ गया, 0। नेट फोर्स कितना आ गया, 0। यही आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में भी है कि अगर यहां कोई चार्ज रख दिया जाए, यहां पर कोई चार्ज रख दिया जाए, तो यहां पर देखो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। चूंकि ये सेंटर है इसलिए बीचों बीच है ना। मान लेते हैं कि ऊपर जो इसने फोर्स खींचा वो कुछ ज़्यादा है, नीचे वाले दो फोर्सेस को जरा ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। ये पूरा 60 तो ये कितना बेटा 30, ये कितना 30, अगर ये 30 ये 30 तो ये कितना है, ये आया 120, हाँ कि ना। अरे ट्रायंगल के टोटल 3 एंगल मिलके 180 बनाएंगे ना, तो ये 120। इन दोनों का रिजल्टेंट जब सॉल्व किया जाएगा वो कहाँ आएगा, नीचे, और इसकी वजह से फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर। जितना फोर्स ऊपर आएगा उतना ही इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे। फिर से उससे ऊपर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ये आपको खुद सेल्फ प्रूव करना है कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 आया कैसे, है ना। एक की वजह से पहले यहाँ पर फोर्स लिखना है, फिर फोर्स को वेक्टरली क्या करना, हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है बेटा, वेक्टरली आप फोर्स को ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पर नेट फोर्स पता चल जाएगा, नेट फोर्स 0 कैसा है। यानी कि एक बच्चा समझदार था, वो ये समझ गया कि अगर सर मेरे पास कोई सिमेट्री डिज़ाइन हो, सिमेट्री डिज़ाइन हो, और अगर मैं उस सिमेट्री डिज़ाइन पर सिमिलर चार्जेस रखूं, जैसे Q Q Q Q Q, कोई सा भी डिज़ाइन हो, और फिर अगर मैं उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कोई चार्ज रखता हूं, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स बेटा 0 लगेगा। यस, हाँ, चार्ज कॉर्नर पे सेम होना चाहिए, सेम इन द सेंस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कोई इस सवाल में अगर सोचे, यहाँ पर मैंने को नेगेटिव बना दिया, अब फोर्स 0 नहीं होगा, अब फोर्स 0 नहीं होगा।
फोर्स जीरो कब होगा सेंटर पर? फोर्स जीरो तब होगा जब उसके जो वर्टाइसेस हैं उस वर्टाइसेस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों और उनकी पोलैरिटी भी कैसी हो बेटा? सेम हो। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स मेरे पास जीरो आएगा। अब किसी भी तरीके के फिगर्स को लेंगे तो वहाँ पर जीरो आएगा। हाँ, बाकी फिगर्स में आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है कि भाई यहाँ पर मैंने 2F फोर्स लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2Q चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q 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 रख दिया। बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा यदि कोई सेंटर पर रखा हुआ है तो? थोड़ा अगर ब्रेन यूज़ किया जाए, इसके ऊपर फोर्स जो है एक एक की वजह से लिखो। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर दूरी पर है, अपोजिट है। इसकी वजह से इधर, तो इसकी वजह से इधर, ये भी कैंसिल हो गया, बराबर दूरी पर है, अपोजिट है। अब इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स देखो इधर की तरफ, मान लेते हैं F फोर्स लगाया, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ 2F। क्यों 2F? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो डबल है। अगर ये साइड A है तो भाई ये डिस्टेंस भी तो A होगी, ये सब, और ये भी A होगी। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। मैग्नीट्यूड एक का डबल है, जिसका मैग्नीट्यूड डबल है उसका फोर्स डबल है। इसका मैग्नीट्यूड आधा है, जिसका फोर्स F है, यानी कि दो फोर्सेस बचे, इधर की तरफ 2F है, इधर की तरफ F है। अगर रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो इधर की तरफ F फोर्स लगेगा, और F किसके बराबर होगा? KQ, यहाँ पर एक चार्ज है Q नॉट, KQ Q नॉट अपॉन में जो भी उसके साइड है A स्क्वायर, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। रिजल्टेंट इधर आएगा ना बेटा, इधर बड़ा फोर्स है ना, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके इसके फिगर्स आएँ या इस तरीके से आपको कूलॉम्स लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप कूलॉम्स लॉ पे आसानी से बना सकते हैं। ये हमने क्या कहा कि डायरेक्शन हमें बुद्धि से थोड़ा निकालना है, और हम वेक्टर को ध्यान में रखकर आसानी से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड पता चलेगा और डायरेक्शन को कॉमन सेंस से यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है, चार्जेस को देखना है, पोलैरिटी भी उसकी देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम कुछ कॉम्प्लिकेट फिगर्स लेकर आएंगे जिसमें इस तरीके से पता करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।